साल 1957 भारत में दूसरे लोकसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा था उस टाइम। कैलिफोर्निया के एक कमरे में फिजिक्स के कुछ धुरंधर कर रहे थे पॉडकास्ट, मतलब उस समय उसको चर्चा कहते थे, आज पॉडकास्ट कहते हैं। तभी प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन ने एक ऐसा सवाल हवा में उछाला कि महफिल में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। बर्तन भांडों में भूचाल आ गया भाई साहब। सवाल क्या था कि क्या पिन की नोक पर 32,000 पन्नों का इंसाइक्लोपीडिया लिखा जा सकता है क्या बेतुकी सी बात थी, लेकिन ये बात 21वीं सदी का भविष्य बदल देने की तकनीक को जन्म देने वाली थी। कितना सा तो होता है इंसान का बाल, कितना ही महीन, उससे भी लाख गुना छोटे गोल्ड के एटम्स पर कुछ केमिकल पार्टिकल्स जोड़े गए। उससे क्या बना? एक टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम बना। बाल से भी महीन एक मिसाइल जैसी चीज जो अपना निशाना खुद खोज सकती है। वैज्ञानिकों को लगा कि ये मिसाइल अगर शरीर में छोड़ दी जाए दवा लगाकर, तो भैया ये तो बीमारी की जड़ पर चोट कर सकती है। इस पर काम हुआ, एक ऐसी चीज बनी जिसमें छोटे छोटे कण खून के साथ मिलकर के बहते हैं और वहीं जाकर के रुकते हैं जहां है कीटाणुओं का उद्गम। ये छोटे छोटे सैनिक बीमारियों को पहचान सकते हैं, उनका इलाज भी कर सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ भी ज्यादा कारगर हैं। चिराग से निकले हुए इस जिन्न को वैज्ञानिकों ने नैनो मेडिसिन का नाम दिया। पूरी दुनिया में ऑलरेडी 15 नैनो मेडिसिन अप्रूव हो चुकी हैं, 80 प्रोसेस में हैं। क्या है नैनो मेडिसिन, कैसे ये काम करती हैं और मौजूदा दवाइयों के मुकाबले ये कैसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, भविष्य में इनका इस्तेमाल किस तरह से होने वाला है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, अपन हैं कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। नैनो शब्द ग्रीक भाषा से आया है। इसका मतलब होता है ड्वार्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट कम हो। विज्ञान में नैनो साइज या आकार को रिजेंबल करता है। जैसे 1 मीटर चिमटे को अगर आप 100 करोड़ हिस्सों में तोड़ दें तो उसका एक छोटा सा जो हिस्सा बनेगा वो कहलाएगा 1 नैनोमीटर। ये इतना छोटा होता है कि इसे हम आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे शरीर के डीएनए और बैक्टीरिया से भी छोटा साइज। जब वैज्ञानिक इस साइज की किसी चीज पर, किसी मेटल पर, किसी पदार्थ पर काम करते हैं तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सवाल यह है कि भैया इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? जो चीजें हमारी आंखों से दिखती हैं, मिसाल के तौर पर सोना, उससे अंगूठी भी बन सकती है, कमोड भी बन सकता है, हमारे काम की सारी चीजें बन सकती हैं। तो फिर इतनी मेहनत करके हासिल क्या होगा ऐसी चीजों पर जो हमें आंखों से नहीं दिखती? इस सवाल का जवाब छुपा है साइंस के बेसिक्स में। आपने एटम्स यानी परमाणु का नाम सुना होगा, कॉमिक बुक वाले परमाणु का नहीं, कैरेक्टर वो भी बढ़िया था वैसे, पर टेक्स्ट बुक वाले परमाणु का सुना होगा आपने। जब आप सोने के स्केल को करोड़ों हिस्सों में तोड़ेंगे तब आपको एक सबसे छोटा कण मिलेगा। इस कण को तोड़ने के बाद सोना सोना नहीं रहेगा, यानी अपनी बुनियादी प्रॉपर्टीज, अपने गुण खो देगा। इस सबसे छोटे कण को ही सोने का एटम कहते हैं। लेकिन अगर सोने के एटम को और भी तोड़ दें तो एटम भी टूट जाएगा और छोटे पार्टिकल्स में। कौन से पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये भी आपने पढ़ा होगा। ये एटम दिखता कैसा है? कुछ कुछ सौर मंडल के जैसा, माने जैसे सूरज सौर मंडल के बीच में होता है और प्लेनेट उसके चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गेंदों की ढेर की तरह बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस ढेर के चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे दीवार बनाते समय सभी ईंटों को एक फिक्स पैटर्न से जोड़ते हैं ना, एक फिक्स तरीके से जोड़ा जाता है, वैसे ही सभी धातुओं में एटम एक दूसरे से एक फिक्स पैटर्न में जुड़े होते हैं। इसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि लोहे के एटम एक बॉक्स के आकार में जुड़े होते हैं, जो लोहा जो मेटल होता है उसके एटम्स, जबकि सोने के एटम्स क्यूब के आकार में जुड़े होते हैं। ये क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी पदार्थ की खूबियों को तय करते हैं, जैसे कि उसकी मजबूती, उसके पिघलने का तापमान, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, या कि उसकी चमक। आप शायद ये जानते होंगे कि कोयला और हीरा दोनों कार्बन के एटम्स से बनते हैं, लेकिन दोनों इतने अलग इसलिए हैं क्योंकि उनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में फर्क है। कुदरत की ये सूक्ष्म कारीगरी ही नैनो टेक्नोलॉजी का सिद्धांत है। अगर एटम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से अरेंज किया जाए तो एक ही धातु 2 अलग अलग तरीकों से काम आ सकती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, स्पेस और दूसरे सेक्टर्स में बड़े स्तर पर बदलाव करना संभव हो पाया है। इस पर चर्चा अपन फिर कभी करेंगे। आज हम समझेंगे कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी ने हेल्थ के सेक्टर में बड़े बदलाव किए हैं। दवाई, इलाज और बीमारियों की टेस्टिंग में जब नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो उसको हम कहते हैं नैनो मेडिसिन। नैनो मेडिसिन बनाने का प्रोसेस थोड़ा जटिल है। इसमें
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग सबका इस्तेमाल होता है। नैनो मेडिसिन में छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ बारीकी से इंटरैक्ट करें। इसका इस्तेमाल दवाइयों को शरीर के भीतर सही जगह पर डिलीवर करने, बीमारियों के बेहतर डायग्नोसिस और बेहतर इलाज में होता है। मिसाल के तौर पर कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। इन तीनों तरीकों से शरीर के अंदर बन रहे कैंसर के ट्यूमर को किल करने की, मारने की कोशिश होती है। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। मान लीजिए कोई 5 स्टार क्वालिटी का रूम है, महंगा फर्नीचर उसमें लगा हुआ है, बढ़िया वुडन फ्लोरिंग है। अगर इस कमरे में आग लग जाए तो लोग पानी डाल करके आग बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आग बुझ जाएगी तो पानी की वजह से लकड़ी का सारा सामान भी खराब हो जाएगा। ठीक वैसा ही कैंसर के पारंपरिक इलाज के साथ होता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तो खत्म कर सकती है, लेकिन उनके आसपास मौजूद हेल्दी सेल्स को, स्वस्थ कोशिकाओं को भी बर्बाद कर सकती है। ऐसे में काम आती है इसी जगह पर नैनो मेडिसिन। नैनो मेडिसिन कैंसर कोशिकाओं पर, कैंसर सेल्स पर सीधा, सटीक और टारगेटेड हमला करती है, बिना स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? नैनो पार्टिकल्स नए दौर के डिलीवरी एजेंट की तरह होते हैं, कुरियर्स की तरह होते हैं, जिनके पास समझ लीजिए कि जीपीएस है। वो सटीक पते पर, सटीक एड्रेस पर पहुंचते हैं। यानी शरीर के जिस बारीक हिस्से को दवा की जरूरत है वो वहीं पहुंचेगी। साइड इफेक्ट कम होगा इससे और असर होगा ज्यादा। नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए 3 तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला है उसमें से लिपोसोम्स। लिपोसोम्स को आप छोटे पानी के गुब्बारों की तरह समझ सकते हैं। ये फैट से बने होते हैं। फैट एक तरीके के रसायन होते हैं, जैसे घी में फैट होता है, हमारे शरीर में भी फैट होता है। वैसे ही कुछ फैट्स के जरिए लिपोसोम्स बनाए जाते हैं। जैसे किसी चिट्ठी को वाटरप्रूफ लिफाफे में डालते हैं ताकि वो गीला ना हो, वैसे ही लिपोसोम्स खून में घुलने वाली दवाइयों को बचाकर सही जगह तक पहुंचाते हैं। दूसरे हैं पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स। ये ऐसे बायोडिग्रेडेबल बॉक्स की तरह होते हैं जो दवा डिलीवर करने के बाद खुद खून में घुल जाते हैं। तीसरा है डेंड्रीमर्स। डेंड्रीमर्स को आप एक पेड़ की तरह समझ लीजिए, जिनकी हर शाखा पर, हर ब्रांच पर दवा रखी है। डेंड्रीमर्स शरीर में इन्फेक्टेड जगह पर पहुंच के बैठ जाते हैं, फिर दवा के अलग अलग पैकेट्स को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इससे इन्फेक्टेड जगह पर लगातार और लंबे समय तक असर होता है। इन पैकेट्स के ऊपर एड्रेस चिपकाए जाते हैं जिनको कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स कुछ रसायन होते हैं जो स्पेसिफिक कीटाणुओं को देखते ही उनसे चिपक जाते हैं। माने इस तरह से समझिए कि एक ए नाम का लिगेंड नैनो पार्टिकल के ऊपर बैठ करके खून में बहता हुआ पूरे शरीर में घूमेगा, पर जैसे ही उसे बी तरह के कैंसर सेल्स दिखेंगे वो उनसे चिपक जाएगा। इसके बाद नैनो पार्टिकल्स का कवर, जैसे कि लिपोसोम्स या पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल की पैकेजिंग घुल जाएगी और दवा सीधे कैंसर सेल्स पर रिलीज हो जाएगी। इसके भी 2 तरीके हैं। पहला है डोर स्टेप डिलीवरी। नैनो पार्टिकल्स कैंसर सेल के पास दवा छोड़ देते हैं और सेल उसे खुद अंदर खींच लेता है, जैसे दूध दरवाजे पर छोड़ देता है आपका डिलीवरी बॉय, जिसको घर का मालिक उठा लेता है। दूसरे तरीके में तो नैनो पार्टिकल्स कैंसर सेल के अंदर तक जाकर के, भीतर तक जाकर के दवा पहुंचा करके आते हैं, जैसे ग्रोसरी को कोई आपके किचन के भीतर तक या फ्रिज के अंदर तक रख के आए। नैनो मेडिसिन का इस्तेमाल बीमारियों के डायग्नोसिस में भी किया जाता है। अभी तो आप देखते हैं कि ज्यादातर डायग्नोसिस के लिए टेस्ट में ब्लड टेस्ट होते हैं, MRI होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन नैनो मेडिसिन इससे भी 2 कदम आगे की कहानी है। इसको भी उदाहरण से समझ लीजिए कि कैसे। क्वांटम डॉट्स नाम के कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं। इन्हें आप इस तरह से समझिए कि छोटे चमकते हुए मोती की तरह होते हैं। एक खास किस्म की लाइट इन पर जब पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं, पर इतने छोटे होते हैं कि इंसानी आंखें इसको देख नहीं सकती। इनको और इनकी चमक को देखने के लिए स्पेशल सेटअप की जरूरत होती है। इसके लिए थोड़ी सी तैयारी की जरूरत होती है। सोचिए कि आपको भूसे के ढेर में से सुई निकालनी है, ढूंढनी है। इतने बड़े शरीर में फैली कैंसर की कोशिकाओं को आपको पहचानना है। इसमें काम आते हैं क्वांटम डॉट्स। कैसे? ट्यूमर जो है वो क्वांटम डॉट्स को सोख लेता है, जबकि शरीर की हेल्दी कोशिकाएं ऐसा नहीं करती। ये कुछ वैसा ही है जैसे स्पॉन्ज जो है वो पानी को सोख लेता है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो पानी को नहीं सोखता। वैज्ञानिक इन क्वांटम डॉट्स को शरीर में छोड़ते हैं और फिर कुछ समय बाद जब शरीर पर एक खास तरह की लाइट डाली जाती है तो ये चमकने लगते हैं और फिर समझ में आ जाता है कि ट्यूमर यहाँ है और इसने इन क्वांटम डॉट्स को सोख लिया है। तो यही लोकेशन है ट्यूमर। इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में छोटे छोटे रोबोट्स घूम रहे हैं।
इन रोबोट्स की खासियत ये है कि आपके शरीर के अंदर सूक्ष्म लेवल पर बीमारियों को ये पहचान सकते हैं, दवा दे करके उनका इलाज कर सकते हैं और ख़राब कोशिकाओं की मरम्मत कर सकते हैं। रोबोट डॉक्टर टाइप के हैं ना, बड़ी मज़े की, बड़ी फैसिनेटिंग सी बात है। नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में ऐसे रोबोट्स बनाने पर भी काम चल रहा है। नैनोबॉट्स इनको अभी कहा जा रहा है। नैनोबॉट्स और नैनो पार्टिकल्स में काफ़ी फ़र्क है। नैनो पार्टिकल्स सिर्फ केमिकल से बने हुए कण हैं जो शरीर में जाने के बाद रिएक्ट करते हैं, जबकि नैनोबॉट्स खुद की ऊर्जा पर चलने वाले और कई सारे कामों को अंजाम देने वाले मल्टीपर्पज़ रोबोट्स हैं। कैसे? नैनोबॉट्स का प्रयोग जब सफल हो जाएगा तो उसमें रसायनों के साथ डीएनए भी मौजूद होगा, यानी ये अपने साथ बड़ी इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, जैसे किस तरह के कीटाणुओं या कैंसर सेल्स को ढूंढना है, उनके अंदर पहुंचना कैसे है, कैंसर सेल्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को डिकोड कैसे करना है। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि ये बेहद आसानी से खून में बहने वाले ग्लूकोज से ऊर्जा बना सकें, जिससे ये शरीर के अंदर सभी तरह के काम कर पाएं। ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि नैनोबोट्स ट्यूमर को खून पहुंचाने वाली नालियों को ब्लॉक करने की क्षमता भी रखेंगे। इससे ट्यूमर को ऑक्सीजन और खाने पीने की सप्लाई नहीं होगी और ट्यूमर खुद ब खुद दम तोड़ देगा। इसके साथ ही इनके पास बेहद सूक्ष्म स्तर पर सर्जरी करने की ताकत भी संभवता होगी। अगर किसी सेल में दिक्कत है तो ऑपरेशन थिएटर में एडमिट करके चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे आपकी लोकेशन पर पहुंच करके अटैक करने में सक्षम होंगे। ये तरीका पेनलेस होगा और रिकवरी भी इसमें जल्दी होगी। नैनोबॉट्स की तकनीक अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। आने वाले समय में नैनो मेडिसिन कई लाइलाज बीमारियों जैसे कैंसर, एड्स और डायबिटीज़ को ठीक करने में सहायक होगी। इसलिए बीबीसी की साइंस मैगजीन साइंस फोकस ने नैनो मेडिसिन को उन विषयों की लिस्ट में डाला है जो आने वाले 25 साल में दुनिया और देश का भविष्य तय करेंगे। इस विषय पर और जानकारी आपको चाहिए, 2 किताबों के रिकमेंडेशन भी दे दे रहे हैं। पिछली बार कुछ लोगों ने कहा था कि किताबें भी बताइएगा। पहली किताब है अंडरस्टैंडिंग नैनो मेडिसिन। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर और वैज्ञानिक रॉब बर्जेस ने लिखा है। दूसरी किताब है हैंडबुक ऑफ नैनो फिजिक्स। इसे क्लॉस डी सेटलर नाम के एक अमेरिकन फिजिक्स प्रोफेसर ने लिखा है। ये दोनों किताबें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आसान भाषा में आज इतना ही। एपिसोड लिखा हमारे साथी आकाश सिंह ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।